और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। दिल्ली की आबोहवा लगातार खराब होती जा रही है। क्वालिटी इंडेक्स 450 के पार चला गया है। आनंद विहार में सबसे ज्यादा प्रदूषण मिला। बिल्कुल, लगातार दिल्ली वासियों के लिए मुसीबत बढ़ती हुई। ऐसे में मुंडका वजीरपुर में भी स्मॉग पसरा हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली में प्रदूषण का इस वक्त खतरनाक स्तर देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन आनंद विहार में सबसे ज्यादा प्रदूषण देखने के लिए मिल रहा है। और सबसे ज्यादा अगर दिक्कत यहां पर होगी तो जो लोग इस वक्त कई बीमारियों से ग्रसित हैं उनके लिए काफी दिक्कतें अब हो सकती है, क्योंकि लगातार दिल्ली की ये 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आईटीओ, सिग्नेचर ब्रिज, इंडिया गेट, सरायकाले खां, डीएनटी, धोला कुआं, अलग अलग इलाकों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से धुआं का जो पूरा का पूरा ये गुब्बार है आपको नजर आएगा। और लगातार सरकार कोशिश कर रही है कि प्रदूषण को कंट्रोल किया जाए, लेकिन स्मॉग और पराली जलाने की वजह से जो धुआं आ रहा है दिल्ली में, उसकी वजह से दिक्कतें हो रही हैं। सांस लेने की बीमारियां हो रही हैं। लोग लगातार परेशान हैं, क्योंकि सुबह के वक्त जो ऑफिस जाने वाले लोग हैं उनको सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है। और विजिबिलिटी कम होने से भी जो फ्लाइंग एरिया है वहां दिक्कत पेश आ रही है। 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आज प्रदूषण की दिक्कत इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि मैं अभी विजय चौक पे खड़े होने के बावजूद यहाँ राष्ट्रपति भवन को ढंग से नहीं देख पा रहा हूँ। आप अपने टीवी स्क्रीन पे भी देख पाएंगे कि राष्ट्रपति भवन, जो कि आधे किलोमीटर से भी कम दूरी पर हमसे है, वो हमें ढंग से नजर नहीं आ रहा। बाकी अगर आपको मैं यहाँ पे अपना जो हमारा पार्लियामेंट है वो भी अगर एक बार दिखा दूं तो उसको भी आप देख के समझ पाएंगे कि एक धुंधला नजर आएगा आपको पार्लियामेंट। वो इसलिए क्योंकि दिल्ली एनसीआर में आज का प्रदूषण का लेवल रिकॉर्ड तोड़ रहा है। और वो मैं नहीं कह रहा हूँ, ये खुद जो AQI इंडेक्स है यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो खुद कह रहा है। अभी टाइम हो रहा है 12:30 के करीब और अभी के टाइम के हिसाब से 724 लेवल पे है। 999 तक जाता है मैक्सिमम। और मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा एक बार मेरा मोबाइल यहाँ पे आपको दिखा दे, जिससे कि आपको भी अंदाजा लग जाए कि कितना यहाँ पे लेवल पे है। 724 आप देख पाएंगे, ये 999 यहाँ का मैक्सिमम होता है और 724 पे अभी हम चल रहे हैं। तो इतनी हाई पोल्यूशन लेवल पे दिल्ली एनसीआर के जो सिटीजन्स हैं वो इससे जूझ रहे हैं। देश की राजधानी लगातार स्मॉग के चपेट में है और एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार खराब होता दिख रहा है। फिलहाल एयर क्वालिटी इंडेक्स 422 रिकॉर्ड किया गया है और इस समय मैं आईटीओ पे खड़ा हूं और ये आप नजारा दिखाना चाहूंगा आईटीओ का। अब जैसे आप देख सकते हैं कि सफेद धुंध छाई हुई है और लगातार कंडीशन जो है एयर पॉल्यूशन का वो गिरता ही जा रहा है देश की राजधानी दिल्ली में। और जो पराली जलाई जा रही है उससे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट दिल्ली में आ रहा है। मैं गाजियाबाद में मौजूद हूं और मेरे पीछे आप देखिए जो विजिबिलिटी है आज भी काफी कम है। जो धुंधलापन है वो लगातार छाया हुआ है। PM 2.5 और PM 10 का लेवल इस आबो हवा में आज भी बुरी तरह से घुला हुआ है और ये कम होने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स की जहां बात कर रहे हैं वो आज भी 400 के पार है। और नतीजा ये है कि इस धुंधलेपन की वजह से विजिबिलिटी पर बुरा असर पड़ रहा है। जो सड़क यातायात है और रेल यातायात है उस पर इसका फर्क पड़ा है, लेकिन लापरवाही भी है। लापरवाही क्या है वो हम आपको यहाँ दिखा देते हैं। मैं जहां मौजूद हूँ ये राजनगर एक्सटेंशन की तरफ जाने वाला रास्ता है और यहाँ कॉर्नर में जब हम यहाँ से निकल रहे थे तो हमने देखा यहाँ कुछ जल रहा है, ये कूड़ा जल रहा है। आप सोचिए, हैरानी की बात है। एनजीटी ने सख्ती दिखाई है, तमाम प्रशासन ने सख्ती का दावा किया है, लेकिन कोई यहाँ पर कूड़ा जला जाता है और उसकी वजह से यहाँ पर धुआं हो जाता है, लेकिन किसी और की नजर नहीं जाती है। तो निश्चित तौर पर यह सवाल बहुत बड़ा है कि आखिर कौन है जिसने इस आबो हवा को और जहरीला करने का काम किया है। यहाँ दूसरी तरफ उधर दिखाएं तो वो हिंडन नदी का हिस्सा है और यहाँ से आप उसे बहुत क्लियर देख भी नहीं पा रहे होंगे, क्योंकि पहले ही विजिबिलिटी कम है और उसके साथ साथ यहाँ पर जो कूड़ा जला है उसकी वजह से ये धुआं फैल गया है। डे बाय डे पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है। मैं रनर हूँ तो भागने में इतनी प्रॉब्लम होती है। लाइक सुबह इतना ज्यादा स्मॉग है कि ऑब्वियसली ब्रीदिंग लेने में प्रॉब्लम है। तो डेफिनेटली सबको मिलकर ही कुछ करना है। पॉल्यूशन मुझे लगता है दिल्ली की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है और सरकार को इसके लिए कुछ न कुछ कदम जरूर उठाने चाहिए। उत्तर प्रदेश में पर्यावरण विभाग ने पराली जलाने पर रोक लगा दी है, क्योंकि राजधानी लखनऊ में एयर क्वालिटी इंडेक्स 468 पहुंच गया है। लेकिन दूसरी तरफ राजधानी लखनऊ के बख्शी का तालाब इलाके में फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं शहर में बढ़ते प्रदूषण का मुख्य कारण बना हुआ है और जिम्मेदार लोग इस पर आंख बंद किए हुए हैं। यही वजह है कि लगातार हर रोज राजधानी में प्रदूषण का लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है। आगे बढ़ते हैं।
कानपुर में एक छात्र ने एक ऐसा रोबोट बनाया जो जहरीली हवा को स्वच्छ हवा में बदल देता है। कानपुर के एक निजी स्कूल में 11वीं के छात्र प्रांजल ने यह रोबोट इजाद किया है। ये प्रदूषित हवा को सोखकर स्वच्छ हवा वातावरण में छोड़ता है। प्रदूषण दूर करने के लिहाज से ये कमाल का रोबोट है। और दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ वो बच्चा जिसने इजाद किया है ये रोबोट जो कि एयर को प्यूरिफाई करता है, दूसरी तरफ हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली में स्मॉग और पोल्यूशन की वजह से क्या हालात हैं। हालांकि अभी बहुत छोटे और लेवल पे इस पे काम किया जा रहा है, लेकिन सरकार अगर इनिशिएटिव लेती है तो ये चीज बहुत कारगर साबित होगी। सब्जियों का राजा आलू आज कल थाली से गायब होता जा रहा है। बिल्कुल, और यूपी में जिस तरह से देखिए आलू की कीमतों को काबू करने के तमाम प्रयास कर लिए गए हैं, लेकिन किस तरह से महंगाई बढ़ रही है आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। होलसेल मंडी है, आलू की जो होलसेल मंडी है वहां पर है। इस समय देख रहे हैं हमारे पीछे यहाँ पर जो थोक के भाव में आलू बिक रहा है, जो यहाँ के आड़तिये हैं वो यहाँ से खरीद के ले जाते हैं। इनसे बात करते हैं कि आखिर क्या रेट इस समय चल रहा है आलू का। सर क्या शुभ नाम है आपका? हमारा नाम शौकत अली। शौकत जी बताइए इस समय क्या रेट में बिक रहा है आलू? 3000-3200 ऐसे पोजीशन है आलू की। समस्या क्या आ रही है जो जिस तरह की आप बता रहे हैं दिक्कत? अरे 50 किलो मंडी में तोल के देते हैं, 49 किलो उतर रही बोरी। अब कैसे पूरा हो, घर से पूरा होगा इसमें या नुकसान हो रहा है इसमें 1 किलो। अच्छा, इस समय जो आलू महंगा है क्या लगता है किस वजह से महंगा आ रहा है? अब किस वजह से, अब स्टोरों में माल ही नहीं मिल रहा है। आखिर जब किसान के खेत से आलू निकलता है तो क्या लागत लगती है और किसान आखिर वो आलू कितने में बेचता है, ये जानने के लिए हम राजधानी लखनऊ के लालपुर गांव में आए हुए हैं। हमारे पीछे देख रहे हैं किसान हैं जो कि आलू की बुआई कर रहे हैं। उनसे ही जानते हैं कि आखिर कितनी लागत लगती है इस पूरे आलू को उगाने में। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार नाम है भैया। मनोज जी ये बताइए कि इस समय आलू काफी महंगा बिक रहा है, तो क्या लागत लगती है आप लोगों की, कितनी मेहनत लगती है, उसके बाद क्या रेट में आप लोग बेच पाते हैं? भैया आपकी बार आलू की कीमत जो है बेसार की बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है और किसान जो है जितनी मात्रा में आलू बोता था उतनी मात्रा में आलू बो भी नहीं पा रहा है। और जब हम लोगों के वहाँ आलू तैयार होता है तो 7-8 रुपये किलो बिकता है, और जब कोल्ड स्टोरेज में लेके जाते हैं तो वहाँ रखने की अच्छी व्यवस्थाएं नहीं है, महंगे रेट हैं, साधन की उपलब्धता नहीं है। और जहाँ तक है किसान जब जाता है तो उनको जो है बलगलाया जाता है और बताया जाता है कि अभी कोल्ड स्टोर चालू नहीं हुआ है, कल रखा जाएगा। ऐसे किसान को डिस्टर्ब हो जाता है और किसान अपना माल भी नहीं रख पाता। बाद में इतने महंगे दामों में 40 रुपए किलो आलू खरीद के हम लोग देखिए आप बोए हैं। लखनऊ के जो निगोहा में सब्जी मंडी है वहाँ पर है, यहाँ जानते हैं कि आखिर आलू किस रेट में बिक रहा है। हकीम जी ये बताइए किस समय आलू क्या रेट में आपके यहाँ? हमारे यहाँ तो 40 है। और नया आलू? नया आलू नहीं 50 रुपए। 50 में, मतलब 40 से 50 रुपए में आलू बिक रहा है आपके यहाँ। तो क्या असर दिख रहा है बाजारों में? लोग कितना खरीद रहे हैं? कम खरीद रहे हैं? बाजारों में भी कम खरीद रहे हैं, कहीं का ज्यादा खरीद नहीं हो पा। तो आप सुन रहे थे तमाम लोगों को किस तरह से उनके सामने अब महंगाई को देखते हुए लगातार परेशानी सामने। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और देखिए अब बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। जम्मू कश्मीर से बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाते। कुपवाड़ा में आतंकियों की तरफ से दरअसल एनकाउंटर आतंकियों का हुआ है। सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है, 3 आतंकियों को ढेर कर दिया है। एक अफसर समेत 2 जवान इस मुठभेड़ में शहीद हुए। इलाके में अभी भी सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। बड़ी कामयाबी है सेना के लिए। और पिछले एक हफ्ते से लगातार घाटी के अलग अलग इलाकों में कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहे थे, जिस दौरान ये खबर आई कि इस इलाके में आतंकी छिपे हैं, जिसके बाद सेना ने कार्रवाई की। बिल्कुल, और फिलहाल सर्च ऑपरेशन इलाके में जारी है, लेकिन बड़ी यहाँ पर सुरक्षा बलों को कामयाबी हम कहेंगे क्योंकि 3 आतंकियों का एनकाउंटर यहां पर कर दिया गया है कुपवाड़ा के अंदर। ये बड़ी जानकारी जम्मू कश्मीर से आप तक पहुंचा रहे। और बात बिहार चुनाव की। बिहार के एग्जिट पोल में महागठबंधन की जीत का अनुमान लगाया गया है। बिल्कुल, और महागठबंधन की जीत के अनुमान से शिवसेना भी उत्साह में है। हर किसी को इंतजार है बिहार चुनाव के नतीजों का। आइए अरविंद सावंत से बात करते हैं, शिवसेना के वरिष्ठ नेता। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं सर एग्जिट पोल्स पे आप क्या कहते हैं। हम आपको बता दें कि इंडिया न्यूज और टीवी रिसर्च के एग्जिट पोल के मुताबिक जो है एनडीए को 110 से लेकर 117 तक की सीटें और वहीं महागठबंधन को 108 से लेकर 123 की सीटें मिलने का अनुमान है। पहली बात यह है कि ना मैं बिहार गया हूँ और ना उनके जैसे वोट पे लेकर कमेंट करना मुझे नहीं अच्छा लगता वोट पर बैठकर। फिर भी जो आपका एग्जिट पोल आया तो उसके मुताबिक अगर देखो तो मुझे लगता है वहाँ अमेरिका में ट्रम्प की हार, यहाँ भी हार
तो इसका जो मतलब है कि जो उन्होंने सोचा था, समझा था कि हम वहां भी सत्ता पे आएंगे और सिर्फ सत्ता के लिए लड़ते हैं, उनको जनता उनकी जगह बता रही है। सर जेडीयू की हालत बड़ी खराब दिखाई दे रही है एग्जिट पोल के हिसाब से। वो तो राजनीति थी नहीं पहले से ही। एक तरफ उनसे गठबंधन किया, दूसरी तरफ उसी एनडीए के जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान जी की है, उनके सारे उम्मीदवार उनके खिलाफ खड़े कर दिए। तो उसी दिन पता चला था कि नीतीश कुमार जी की हाल बुरे होंगे, और दूसरे के लिए जब खड्डा करते हो तो उसी खड्डे में आप भी जाते हो सकता है आंकड़ा बड़ा भी हो लेकिन खड्डे में रहोगे, इतना ध्यान में रखना। महागठबंधन की बढ़त निश्चित दिखाई दे रही है। वही तो बोल रहा हूँ ना कि जब दूसरे के लिए खड्डा करते हो तो अब खुद खड्डे में जा रहे हैं लोग, तो इसका परिणाम क्या होगा? तो महागठबंधन के आंकड़े बढ़ेंगे, और वो बढ़ रहे हैं। एक ये लालू प्रसाद यादव जी ने जो किया उसका परिणाम वो भुगत रहे हैं, लेकिन तेजस्वी जिस ढंग से सामने आया है तो लोगों को एक नई आशा लगती है कि एक नया युवा इस राज्य को दिशा दे सकता है, और उसने खास करके युवाओं के दिल को छुआ है, और वो है विषय बेरोजगारी। और उस विषय पर जब युवा को लगता है रोजगार मिलेगा तो उसके परिवार को लगता है हमारा भी कुछ हो जाएगा। तो एक विश्वास उस तरफ लोगों ने जताया है, और 15 बरस ये साथ में रहे, फिर भी जो भी इन्होंने आश्वासन दिए थे वो पूरे नहीं कर पाए। भ्रमित करने में मास्टर ही है, तो लोग कितने साल भ्रमित होते रहेंगे? कभी तो सच्चाई का सामना करना पड़ेगा। आज उनको सच्चाई का सामना करना पड़ रहा है। तो अरविंद सावंत थे जिन्होंने बताया कि बिहार पोल्स को लेकर जो चीजें बाहर आ रही हैं, एग्जिट पोल्स को लेकर ये सच्चाई के सामने की बात कही जा सकती है। कैमरा पर्सन गणेश के साथ मैं उर्वशी खोनाकार, इंडिया न्यूज के लिए। और अब बात नोटबंदी पर मची सियासत की। नोटबंदी के 4 साल पूरे होने के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसकी तारीफ करते हुए कहा कि इससे काले धन को कम करने में मदद मिली। उन्होंने ट्वीट किया। बिल्कुल, और नोटबंदी ने काले धन को कम करने में, अनुपालन बढ़ाने में और पारदर्शिता सुदृढ़ करने में मदद की है। ये परिणाम देश की प्रगति के लिए बहुत लाभकारी रहे हैं, ये उनकी तरफ से दरअसल कहा गया है। वहीं राहुल गांधी ने वीडियो ट्वीट के जरिए नोटबंदी पर सरकार को एक बार फिर घेरा। उन्होंने लिखा, नोटबंदी पीएम की सोची समझी चाल थी, ताकि आम जनता के पैसे से मोदी मित्र पूंजीपतियों का लाखों करोड़ रुपए कर्ज माफ किया जा सके। गलतफहमी में मत रहिए, गलती हुई नहीं, जानबूझकर की गई। ये ट्वीट किया राहुल गांधी ने। इस राष्ट्रीय त्रासदी के 4 साल बाद आप अपनी आवाज बुलंद कीजिए। बिल्कुल, ये ट्वीट के जरिए उनकी तरफ से कहा गया है। मोदी जी लाए हैं, किसानों को खत्म करने के कानून है, किसानों के खेत को उनके हाथों से छीनने के कानून है। भाई और बहनों, हम सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान की जो प्राइड हुआ करती थी, हिंदुस्तान की जो शान होती थी, हमारी अर्थव्यवस्था, उसको नष्ट कर दिया है। उधर दिल्ली में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने आरबीआई के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और गिरती अर्थव्यवस्था के लिए केंद्र सरकार की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया। एनएसयूआई का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गलत फैसले के कारण पूरे देश में बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, जिसका खामियाजा इस देश का युवा वर्ग भुगत रहा है। उधर एमपी के इंदौर में कंप्यूटर बाबा के आश्रम पर बड़ी कार्रवाई की गई। अवैध अतिक्रमण के आरोप में 46 एकड़ जमीन पर बने आश्रम पर सरकारी बुलडोजर चला दिया गया। इस दौरान बाबा के समर्थकों ने जमकर विरोध किया, जिसके बाद शांति भंग करने के आरोप में कंप्यूटर बाबा समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मुख्यमंत्री और प्रदेश में उपचुनाव के पहले सभी 28 सीटों पर लोकतंत्र बचाओ यात्रा निकालने वाले कंप्यूटर बाबा के गोमटगिरी स्थित आलीशान आश्रम और आरामगाह पर प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया। यह आश्रम और विश्राम गृह शहर के ग्राम जम्बुड़ी हप्सी में कुल 46 एकड़ भूमि में बना था, जिसके एक बड़े हिस्से पर कंप्यूटर बाबा द्वारा अवैध रूप से निर्माण करा दिया गया था।
सन 2000 में जिस जमीन पर अवैध निर्माण कर आश्रम बनाया गया, वो जमीन जिला योजना समिति द्वारा निर्णय लेकर गौशाला के लिए ग्राम पंचायत को आवंटित की गई थी। प्रशासन की माने तो 46 एकड़ भूमि पर बाद में तथाकथित बाबाओं के जरिए अतिक्रमण कर लिया गया था और वो खुद रहने लगे थे। इस बात की शिकायत मिलने पर कलेक्टर मनीष के निर्देश पर संबंधित तहसीलदार द्वारा नोटिस दिया गया। बावजूद इसके कंप्यूटर बाबा ने अवैध निर्माण नहीं हटाया। इसके बाद नगर निगम का बड़ा अमला, एक एडिशनल एसपी, 3 सीएसपी समेत बड़ी संख्या में पुलिस बल पहुंचा और कार्रवाई करते हुए कंप्यूटर बाबा समेत कुल 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और अवैध निर्माण को निस्तनाबूद कर दिया। ग्राम जमुड़ी हफ्सी में सर्वे नंबर 610/1, 610/2 और सर्वे नंबर 603, इनकी कुल भूमि 46 एकड़ जमीन सन 2000 में जिला योजना समिति के निर्णय के अनुसार गौशाला के लिए ग्राम पंचायत को आवंटित की गई थी। और आगे बढ़ते अमेरिका में जो बाइडेन की जीत के साथ ही वहां सड़कों पर जश्न शुरू हो गया। डेमोक्रेट पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। बाइडेन को 538 में से 290 इलेक्टोरल वोट मिले हैं, जो राष्ट्रपति बनने के जादुई आंकड़े 270 से 20 ज्यादा है। और इसमें योगदान पेंसिल्वेनिया के 20 इलेक्टोरल वोटों का। पेंसिल्वेनिया में जीत के बाद डेमोक्रेटिक उम्मीदवार को बाइडेन के समर्थन में सड़कों पर जश्न का माहौल बन गया। न्यूयॉर्क में लोग सड़कों पर उतरे और जश्न में नारेबाजी की। इस बीच में बाइडेन ने अपने समर्थकों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि यह जीत गोरों या कालों की नहीं, बल्कि अमेरिकियों की है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के रूप में वो सबको मिलकर काम करेंगे। I pledge to be a president who seeks not to divide, but unify. Who doesn't see red states and blue states, only sees the United States. And work with all my heart, with the confidence of the whole people, to win the confidence of all of you. And for that is what America, I believe, is about. It's about people. पेंसिल्वेनिया के 20 इलेक्टोरल वोटों के साथ बाइडेन के पास अब कुल 290 इलेक्टोरल वोट हो गए हैं, जो राष्ट्रपति बनने के जादुई आंकड़े 270 से अधिक है। वहीं रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को 214 इलेक्टोरल वोट मिले हैं। इस चुनाव में डेमोक्रेट कमला हैरिस ने भी इतिहास रचा। कमला हैरिस अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति होंगी। To our campaign staff and volunteers, this extraordinary team, thank you for bringing more people than ever before into the democratic process. You have protected the integrity of our democracy. And to the American people who make up our beautiful country, thank you for turning out in record numbers to make your voices heard. And you delivered a clear message. You chose hope and unity, decency, science, and yes, truth. उधर रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप हार मानने को तैयार नहीं है। उनका दावा है कि उन्हें 7 करोड़ 10 लाख वैध वोट मिले हैं। वहीं जो बाइडेन ने कहा कि उन्हें अमेरिका के इतिहास में अब तक का सबसे अधिक 7 करोड़ 40 लाख वोट मिले हैं। फिलहाल चुनावी नतीजों के ताजा अनुमान के अनुसार जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आपको दिखाते हैं बाइडेन और कमला हैरिस की जीत के बाद अमेरिका की सड़कों पर किस तरह जश्न मनाया गया। टाइम्स स्क्वायर, सिल्वर लेक, वॉशिंगटन, शिकागो और मियामी में लोगों ने बाइडेन की जीत का जमकर जश्न मनाया। कांटे की टक्कर में बाइडेन ने ट्रंप को शिकस्त दी। नतीजों के ऐलान के साथ ही बाइडेन के समर्थक सड़कों पर निकले और खुलकर अपनी खुशी जाहिर की। अलग अलग जगह की तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। व्हाइट हाउस, टाइम्स स्क्वायर, सिल्वर लेक, वॉशिंगटन, शिकागो और मियामी, अलग अलग जगह पर आप देखिए कि किस तरह से लोगों ने यहां पर जश्न मनाया है बाइडेन की जीत का। काफी खुश आपको ये लोग नजर आ रहे होंगे और ये अलग अलग जगह की अमेरिका की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। To our campaign staff and volunteers,
This extraordinary team, thank you for bringing more people than ever before into the democratic process. You have protected the integrity of our democracy. And to the American people who make up our beautiful country, thank you for turning out in record numbers to make your voices heard. And you delivered a clear message. You chose hope and unity, decency, science, and yes, truth. और अब सवाल ये है कि बतौर राष्ट्रपति बाइडेन क्या ट्रंप की राह पर चलेंगे या नई लकीर खींचेंगे? पिछले करीब 2 दशकों से भारत और अमेरिका के बीच रक्षा रणनीतिक और सुरक्षा संबंधों में मजबूती जरूर आई है, तो क्या ये ट्रेंड बाइडेन प्रशासन में भी बरकरार रहने वाला है? ट्रंप की विदाई हो चुकी है और व्हाइट हाउस बाइडेन का इंतजार कर रहा है। अमेरिका समेत पूरी दुनिया की नजरें नए राष्ट्रपति पर टिकी है। भारत में भी बड़ा सवाल है कि ट्रंप ने जिस रिश्ते को मजबूत किया, अब उसकी दशा और दिशा क्या होगी? क्या ट्रंप की तरह ही बाइडेन अमेरिका और भारत की दोस्ती को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे? और क्या भारत की मोदी सरकार से उनकी तालमेल ट्रंप की तरह बनेगा? ये सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि अब अमेरिका में रिपब्लिकन की नई बल्कि डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार बनने वाली है। भारत के नजरिए से देखें तो डेमोक्रेटिक पार्टी हमेशा से भारत की मददगार रही है। बराक ओबामा हो या बिल क्लिंटन, डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपतियों का भारत के प्रति झुकाव रहा। चाहे व्यापार हो या रणनीतिक मामले, भारत को डेमोक्रेटिक्स का साथ मिला। यही वजह है कि भारतीय मूल के अमेरिकी लोगों का झुकाव डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर ज्यादा रहता है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है जो बाइडेन के सत्ता में आने से सकारात्मक माहौल बनेगा और ट्रंप की नीतियों पर चलते हुए भारत अमेरिका की दोस्ती मजबूत होगी। Keep the faith, guys. We're going to win this. बाइडेन अपने चुनाव प्रचार के दौरान भारतीय मूल के अमेरिकियों से संपर्क किया और जाहिर किया कि वो भारत के लिए अच्छी सोच रखते हैं। वहीं बाइडेन के प्रमुख रणनीतिकार एंथनी क्लिकेन कह चुके हैं कि हम एक जैसी वैश्विक चुनौतियों से बिना भारत का साथ लिए नहीं निपट सकते। भारत के साथ रिश्तों को मजबूत और गहरा करना हमारी उच्च प्राथमिकता में रहने वाला है। रक्षा रणनीतिक और सुरक्षा संबंधों में अमेरिका और भारत के रिश्ते अब संस्थागत हो चले हैं। ऐसे में उम्मीद है कि बाइडेन उसमें बदलाव नहीं करेंगे। जो बाइडेन की सोच भारत के रक्षा और सुरक्षा के मामलों में, मैं समझता हूँ वो उन्हीं पॉलिसीज को फॉलो करेंगे जो बराक ओबामा के टाइम पे थी, और कुछ हद तक जैसे राष्ट्रपति ट्रंप का जो रुख रहा है उस पे भी मैं समझता हूँ कि जो बाइडेन उसके अलग नहीं जाएंगे। जो समझौते हमारे रक्षा और सामरिक क्षेत्रों में हुए हैं, जिसमें कि आपसी आदान प्रदान का होता है, बीका समझौता, बिस्टा समझौता, उनको वो देशों के बीच में होते हैं और जो बाइडेन उसको आगे कंटिन्यू करेंगे, इसमें मुझे कोई शक नहीं। चीन पर बाइडेन का नजरिया क्या है? एलएसी पर चीन के साथ भारत की तनातनी जारी है और ऐसे में अमेरिका के नए राष्ट्रपति का स्टैंड भारत के लिए बेहद अहम होगा। चीन के खिलाफ ट्रंप ने भारत का खुलकर साथ दिया, लेकिन बड़ा सवाल कि बाइडेन का चीन के प्रति रुख क्या होगा। बाइडेन जब अमेरिका के राष्ट्रपति थे तब चीन के लिए उनका रवैया नरम रहा था।
लेकिन जानकार मानते हैं कि अमेरिका और चीन की व्यापारिक तनातनी की वजह से बाइडेन चाहकर भी चीन के लिए नरम नहीं रह पाएंगे। खुद बाइडेन के कई सलाहकार चीन के खिलाफ सख्ती दिखाने की राय रखते हैं। ऐसे में तनातनी की सूरत में अमेरिका का समर्थन भारत के साथ ही होगा। तो कोई भी राष्ट्र जो है, खास करके अमेरिकी राष्ट्रपति की ये कोशिश हमेशा रहती है कि वो अपने हथियारों को दूसरे देशों को जितना ज्यादा दे सके वो दे, क्योंकि उससे उनको बहुत ही ज्यादा उनके यहाँ जो कंपनीज हैं उनको आर्थिक लाभ होता है। तो अमेरिका जो है वो भारत को हथियारों की सप्लाई करता रहेगा। अमेरिका की जो नीति है भारतीय रक्षा संस्थानों के साथ में समायोजन के साथ में सहयोग के साथ में चलने की, वो चलती रहेगी। भारत के लिए कैसा रहेगा जो बाइडेन का रुख, ये सवाल बेहद अहम है। सुनिए पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह ने क्या कुछ कहा। को बहुत तजुर्बा है पॉलिटिक्स का। वो करीब 40 बरस तक तो सेनेटर रहे थे, 8 बरस प्रेसिडेंट ओबामा के उपराष्ट्रपति रहे थे। तो उनका पता है दुनिया कैसी है, हिंदुस्तान की क्या जगह है दुनिया के अंदर। उनकी कोशिश ये होगी कि हमारे रिश्ते अमेरिका के हिंदुस्तान के नज़दीकी हों, मगर प्राथमिकता उनकी नंबर 1 इंडिया नहीं होगा। अभी इंग्लैंड है, यूरोप है, रशिया है, चाइना है, उसके बाद हम आएंगे। मगर और मुझे ये लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री को जल्दी से जल्दी अमेरिका जाना चाहिए। अब ये निर्भर उन पर है कि वो उनको दावत देंगे कि नहीं, पर इनको जाना चाहिए, क्योंकि मोदी जी के संबंध ट्रम्प साहब से बहुत नज़दीक थे। मेरे ख्याल में बाइडेन साहब की और मोदी साहब की शायद मुलाकात भी नहीं हुई हो गई हो, शायद गए हो, हाथ वाथ मिला लिया हो जब कई दफे गए अमेरिका ये, पर कोई ऐसा नहीं है कि दोस्ती नजदीक की हो। भारतीय मूल की कमला हैरिस अमेरिका की अगली उपराष्ट्रपति होंगी। 55 साल की कमला हैरिस का रिश्ता भारत से है, इसलिए भी भारत में उनके बारे में चर्चा हो रही है। में कमला हैरिस पर डेमोक्रेटिक पार्टी ने बहुत सोच समझकर दांव लगाया। सोच थी कि कमला हैरिस की वजह से एक तरफ जहां भारतीय वोटर्स साथ आएंगे, वहीं ब्लैक वोटर भी आसानी से साथ आ जाएंगे, और ऐसा ही हुआ। चुनाव के बाद आए नतीजे भी इस बात की गवाही दे रहे हैं। कमला एक तेज तर्रार नेता के तौर पर जानी जाती हैं। एक ऐसी नेता जो नए दौर के साथ कदम ताल करने में माहिर हैं, लेकिन कोरोना काल में कमला हाईटेक तकनीक का इस्तेमाल कर अपने संपर्क को बढ़ाने वाली नई दौर के नेता के तौर पर भी उभरी। 1 साल पहले राष्ट्रपति पद की दावेदारी के दौरान अपने विरोधियों पर उन्होंने अलग छाप छोड़ी थी और लगातार कई बेहतरीन भाषण दिए थे। इतना ही नहीं, राष्ट्रपति पद की रेस में उस वक्त अपने प्रतिद्वंदी जो बाइडेन पर भी भारी पड़ती नजर आई थी। कमला को विदेश मामलों का बड़ा जानकार माना जाता है और इसलिए उनका डेमोक्रेटिक पार्टी में भी बड़ा सम्मान है। आज पूरी दुनिया की नजरें कमला हैरिस पर टिकी हैं, तो उसकी वजह भी साफ है। कमला हैरिस का जन्म ऑकलैंड में हुआ था। उनकी मां भारतीय मूल की और पिता जैमिका मूल के। तलाक के बाद हैरिस को उनकी हिंदू मां ने अकेले ही पाला। उनकी मां कैंसर रिसर्चर और सिविल राइट्स एक्टिविस्ट रही हैं। कमला भारतीय विरासत के साथ पली बढ़ी अपनी मां के साथ भारत आती रही हैं। मतलब साफ है, कमला के पास विशाल अनुभव है, चाहे वो अनुभव अलग अलग देशों की संस्कृतियों का हो या फिर खुद से अर्जित किया गया ज्ञान हो। यही वजह है कि कमला हैरिस ने जब उपराष्ट्रपति पद के लिए अपनी दावेदारी पेश की तो पार्टी ने भी उन्हें हाथों हाथ ले लिया। भारत के लोगों में भी कमला हैरिस को लेकर जोरदार उत्साह देखा गया और उनकी जीत के लिए भारत में जगह जगह पूजा पाठ और हवन किए गए। कमला हैरिस का ननिहाल तमिलनाडु में है। उनकी मां श्यामला गोपालन राज्य के तिरुवरूर स्थित थुलासेंद्रपुरम गांव की रहने वाली थी। इस गांव में भी कमला की जीत के लिए पूजा अर्चना की गई।
भारत के लिहाज से कमला हैरिस का उपराष्ट्रपति बनना इसलिए भी बेहद अहम है क्योंकि कमला 2024 के चुनाव में राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हो सकती हैं, जो बाइडेन इशारा कर चुके हैं। वो सिर्फ एक ही कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और इस वक्त बड़ी खबर अमेरिका से आ रही है। जीत के बाद जो नए राष्ट्रपति हैं वो बिल्कुल एक्शन में आ गए हैं। H-1B वीजा की सीमा बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं। सीमा बढ़ने से भारतीयों को इसका फायदा होने वाला है। बाइडेन के जीतने से ग्लोबल मार्केट में भी उछाल देखने के लिए मिल रहा है। शेयर मार्केट का 120 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। ये बड़ी जानकारी से रूबरू आपको करा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से जो बाइडेन अब नए राष्ट्रपति होने वाले हैं, तो इसका सीधा सीधा असर आप देखिए कि अमेरिका बाजार का 120 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। दरअसल कुछ नीतियां ऐसी हैं जिस पर बाइडेन बहुत सख्त है और बहुत नर्म भी हैं, और अमेरिकी बाजारों का एक फायदा होता है क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टॉक हैं इंडियन कंपनीज के जो अमेरिकन मार्केट में ट्रेड होते हैं, जिसका फायदा उन्हें मिल रहा है। और अब आपको आगे दिखाएंगे हम, देखिए आईपीएल से जुड़ी हुई तमाम खबरें आपको दिखाएंगे और इसके अलावा एंटरटेनमेंट से जुड़ी हुई खबरें भी आपको दिखाएंगे। और चलिए अब आपको दिखाएंगे आईपीएल से जुड़ी हुई कुछ बड़ी खबरें। आईपीएल 13 के दूसरे क्वालिफायर